हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सोनाली सिंह और आज मैं डिस्कस करूंगी साइनो जापानीज़ वॉर 1894 से लेके 95 तक। तो हम बहुत जल्दी से इसको समझेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि जापान का जो वॉर होता है चाइना के साथ 1894 से लेके 95 के बीच, तो उसके क्या क्या रीजंस होते हैं। हम रीजंस को समझते हैं। पहले सबसे पहले मॉडर्नाइजेशन ऑफ जापान। जब जापान में शोगुनेट पीरियड एंड होता है और जो मेजी होता है उसका रिस्टोरेशन होता है, तो उसके बाद वहाँ पे बहुत से चेंजेस होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे रिफॉर्म्स होते हैं, जैसे कि मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है जापान में। और साथ ही साथ जो जापान होता है और भी मॉडर्न हो जाता है। आप देखेंगे फिर उसके बाद जो जापान है वो सुप्रीम एक सुप्रीमेसी का पावर आ जाता है उसके अंदर मॉडर्नाइजेशन के साथ। साथ ही साथ उसका मिलिट्री सिस्टम बहुत ही ज़्यादा एक्सीलेंट हो जाता है इन रिफॉर्म्स के साथ। और जो रिफॉर्म्स होते हैं वो जैसे कि एंड ऑफ फ्यूडलिज्म, राइट टू इक्वालिटी, मिलिट्री एंड नेवी रिफॉर्म्स, साथ ही साथ इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट, जो भी इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो इस्टेब्लिश की जाती हैं। एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स होते हैं जिससे जो इकनॉमी होती है जो जापान की, वो बहुत ही अच्छी हो जाती है और एक बहुत ही अच्छी डायरेक्शन में चलने लगती है। फिर हम देखेंगे दूसरा रीज़न था ट्रीटी ऑफ कानागावा। हम रीजंस देख रहे हैं मेनली कि क्या क्या रीजंस थे चाइना और जापान के वॉर के बीच। तो दूसरा जो रीज़न होता है वो है ट्रीटी ऑफ कानागावा, जो कि 27 फरवरी 1876 को होती है, जिसमें जो कोरिया होता है 1875 को 1875 में कोरिया जो होता है जापान की सर्वे शिप होती है उस पर अटैक कर देता है, जिसके कारण जापान को कोरिया में अपना हस्तक्षेप करना पड़ता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जापान कोरिया पे जब जब कोरिया में जाता है तो कोरिया को जापान के सामने झुकना पड़ता है, क्योंकि जापान ऑलरेडी बहुत पावरफुल हो गया रहता है। मिलिट्री उसकी बहुत अच्छी से मॉडर्नाइज हो गई रहती है। तो जो कोरिया होता है उसको लास्ट में जाके उसको तो झुकना पड़ता है जापान के सामने। और एक उनके बीच एक ट्रीटी होती है जिसका नाम होता है ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कॉमर्स। इस इस ट्रीटी के साइन होने के बाद जो कोरिया होता है उसका जो पॉलिसी होता है आइसोलेशन का वो ख़त्म हो जाता है। मतलब किसी से भी जो वो ट्रेड वगैरह नहीं करता था, तो वो पॉलिसी ऑफ आइसोलेशन वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन यह एक अनइक्वल ट्रीटी रहती है। अनइक्वल मतलब कोरिया के साथ और जापान के साथ, मतलब ये इक्वल ट्रीटी नहीं कहलाएगी। तो हम देखेंगे जो कोरिया होता है इस ट्रीटी में कोरिया के पास कोई राइट नहीं होते हैं कि वो कोई भी किसी भी तरीके का कस्टम टैरिफ जापान पे इम्पोज कर सके। तो जो जापान होता है वो और उसको जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियलिटी राइट्स भी मिल जाते हैं कोरिया में इस ट्रीटी के साथ। तो अब जो कोरिया है उसकी इंडिपेंडेंस को कंसीडर कर लिया जाता है जापान के द्वारा। और साथ ही साथ जैसे कि जो यूरोपियन पावर्स होती हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ होती हैं, जैसे कि ब्रिटेन, रशिया, यूएसए, जर्मनी, फ्रांस, तो ये भी अपना एक डिप्लोमेटिक और कॉमर्शियल रिलेशंस इस्टेब्लिश करती हैं कोरिया के साथ। इस ट्रीटी के होने के साथ और ये सारी चीज़ें होने के साथ कोरिया के साथ, तो क्योंकि कोरिया पे चाइना का इन्फ्लुएंस रहता है, चाइना के कंट्रोल में कोरिया कह सकते हैं कि चाइना के ही अंडर में रहता है। तो चाइना के और जापान के इस कोरिया के इशू से लेके कोरिया के इशू को लेके रिलेशंस बिगड़ जाते हैं। तो ये आप देखेंगे कि ये एक दूसरा रीज़न है जो कि ट्रीटी ऑफ कानागावा है 1875 की। अब हम देखेंगे टाइनसेन कन्वेंशन, टाइनसेन कन्वेंशन ऑफ अप्रैल 1885 का। तो इसमें क्या होता है, ये एक ट्रीटी साइन की एक तरह का कन्वेंशन, एक तरह की मीटिंग होती है जो कि जापान और चाइना के बीच होती है कोरिया के इशू को लेके, जिसमें कि दोनों ही जो अपनी ट्रूप्स वहाँ पे जो कोरिया में अपनी रखे होते हैं उसको वापस हटाने की बात होती है यहाँ पे। तो जो जापान होता है वो अपना कंट्रोल कोरिया पे से नहीं खोना चाहता है, और साथ ही साथ चाइना भी जो होता है वो भी ऐसा ही चाहता है। और लेकिन इस ट्रीटी में जो ताइनसाइन की ट्रीटी होती है, ताइनसाइन का जो कन्वेंशन होता है, मतलब एक मीटिंग जो होती है, इसमें
दोनों की सहमति बनती है और दोनों अपने ट्रूप्स हटाने की बात करते हैं। लेकिन ये जो चाइना होता है, चाइना पहले तो इसको एक्सेप्ट करता है, इसको जो टाइंजन के कन्वेंशन में जो बात होती है, नेगोशिएशंस होते हैं, तो उसको एक्सेप्ट करता है। लेकिन बाद में 9 सालों बाद, इस कन्वेंशन के 9 सालों बाद, वो इस कानागावा, जो कानागावा की ट्रीटी हुई रहती है जापान और कोरिया के बीच, उसको वो रिफ्यूज़ करता है और मतलब कहता है कि मैं इसको नहीं मानता। अब हम देखेंगे जो इमीडिएट कॉज था वॉर का, जो इमीडिएट कारण बना, तो जो कोरिया था वहाँ पे, वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उसके खिलाफ रिवोल्ट शुरू हो जाते हैं, जो कि तोंगक द्वारा होते हैं। तोंगक कौन होती है? वहाँ पे एक एक पार्टी होती है, कंजर्वेटिव पार्टी होती है, जिसको चौविनिस्टिक पार्टी भी कहते हैं। तो ये एक ईस्टर्न लर्निंग सोसाइटी होती है इनकी, और कोरियन रिलीजियस सेक्ट, मतलब जो कोरिया का धर्म है उसका एक एक तरह का एक ग्रुप होता है ये। तो वो रिवोल्ट शुरू कर देते हैं, क्योंकि कोरिया की जो स्थिति होती है वो अच्छी नहीं होती है, पॉवर्टी में होते हैं और बहुत से कारण होते हैं जिसके कारण रिबेलियन शुरू हो जाते हैं वहाँ पे। तो जो तोंगक होते हैं, जो रिवोल्ट कर रहे होते हैं कोरियन गवर्नमेंट ऑफ कोरिया के ख़िलाफ़, वो उनको बहुत सपोर्ट मिलता है, जो वहाँ की मास होती है, जो वहाँ के लोग होते हैं उनका। साथ ही साथ 1894 में हम देखेंगे जो कोरिया का इस अपराइजिंग जब होने लगती है, तो कोरिया का जो राजा होते हैं, जो किंग होते हैं, वो चाइना से हेल्प मांगते हैं और कहते हैं कि मिलिट्री सपोर्ट दीजिए हमें, ताकि हम इस राइजिंग को दबा सकें। तो चाइना सपोर्ट करता है, मदद करता है इसमें, और जो भी अपराइजिंग होने लग रही थी तोंगक द्वारा, उनको सप्रेस कर दिया जाता है। लेकिन जो मिलिट्री सपोर्ट चाइना दिया रहता है, वो अपनी कोरिया से उस वक्त जब भेजा रहता है, तो फिर वो कोरिया से हटाता नहीं है। तो ये भी एक जब चाइना अपनी वहाँ पे मतलब एक तरह से ट्रूप्स रख देता है वहाँ पे कोरिया में वापस, जिसके कारण फिर से चाइना और जापान के बीच ये एक टेंशन की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। अब हम देखेंगे कि वॉर जब शुरू हो गया तो इसमें क्या होता है। तो हम देखेंगे कि जो ताइनसिन की ट्रीटी हुई रहती है, उसके अकॉर्डिंग जापान तो अपनी ट्रूप्स हटा लिया रहता है, लेकिन कोरिया जो होता है, जो ये रिबेलियन शुरू हो जाता है गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ तोंगक द्वारा, तो जब चाइना अपना हस्तक्षेप करता है कोरिया के किंग के कहने पे, तो चाइना अपनी ट्रूप्स वहीं पे रख देता है, हटाता नहीं है वहाँ से। अब हम देखेंगे कि वॉर में क्या होता है। तो 1894 में जो जापान होता है अपना एक रिफ़ॉर्म प्रोग्राम भेजता है कोरिया में, लेकिन जो कोरिया का राजा होता है वो बहुत उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे होते हैं। तो जो जापान होता है उसको एक्सेप्ट कराने के लिए अपनी ट्रूप्स को भेजता है, और जो उसका कैपिटल होता है कोरिया का, उसको कैप्चर कर लेता है। और साथ ही साथ कोरिया को कहता है कि आप जो यहाँ की चाइनीज़ ट्रूप्स हैं, इनको यहाँ से अपनी अपनी ज़मीन से हटाइए, इनको हटाइए यहाँ से। तो उसके बाद ये एकदम इमीडिएट कारण हो जाता है ट्रूप्स को लेके, और यहाँ पे वॉर छिड़ जाती है 1 अगस्त 1894 को। फिर हम देखेंगे वॉर वॉज अब देखें वॉर वॉज फॉट ऑन बोथ लैंड एंड सी, मतलब दोनों ही समुद्र में भी और लैंड पे भी, दोनों ही जगह जो वॉर है जापान और चाइना के बीच, वो लड़ा जाता है, जिसमें जापान जीत जाता है लास्ट में। और जापान जो होता है, जो हेजो सिटी होता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा चाइनीज़ ट्रूप्स होती हैं कोरिया में, हेजो सिटी को जापान कैप्चर कर लेता है। साथ ही साथ एडमायरल ईतो होते हैं जापान के, जो कि जापान के जो ये होते हैं एडमायरल, तो ये क्या करते हैं, जो चाइना के एडमायरल होते हैं, तो उनको डिफीट कर देते हैं, हरा देते हैं। कहाँ पे? यालू रिवर के पास, यानी कि बैटल ऑफ येलो सी में हरा देते हैं। साथ ही साथ जो दूसरे जनरल होते हैं जापानीज़ ट्रूप्स के, जैसे कि जनरल यामागाता, वो मंचूरिया को कैप्चर करते हैं। साथ ही साथ मंचूरिया को कैप्चर कर लेते हैं, और जो वहाँ पे चाइनीज़ ट्रूप्स होते हैं उनको फोर्स करते हैं कि फोर्स और जो उनको वहाँ से हटाने के लिए फोर्स करते हैं। साथ ही साथ जो लियोतोंग होता है, वो जनरल ओयामा वो कैप्चर कर लेते हैं, और ये भी जापान से ही होते हैं, इस लियोतोंग को कैप्चर कर लेते हैं ये। फिर हम देखेंगे कि वो जो
जनरल ओयामा होते हैं वो डायरेन, पोर्ट आर्थर, चिनचूज़ और ये सारी जगह भी वो कैप्चर कर लेते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो जनरल तुंग होते हैं चाइना के, वो सरेंडर कर देते हैं और सुसाइड कर लेते हैं। उसके बाद जनरल ईतो जो होते हैं वो जो शांगतुंग प्रोविंस है उसको भी, उसके भी कुछ एरियाज़ कैप्चर कर लेते हैं। साथ ही साथ जो जैपनीज़ ट्रूप्स होती हैं योमागाता के अंदर और ओयामा के अंदर, वो पीकिंग तक मार्च करती हैं। पीकिंग यानी कि चाइना के पीकिंग तक मार्च करते हुए चली जाती हैं। तब इस यहाँ पे स्थिति बिगड़ते हुए जो वाइसरॉय होते हैं चाइना के, ली हंग, वो नेगोशिएट करते हैं जापान से और ट्रीटी ऑफ शिमोनोस्की दोनों के बीच साइन होती है। दोनों यानी कि चाइना और जापान के बीच 1895 में साइन होती है। अब हम देखेंगे ट्रीटी ऑफ शिमोनोस्की में जो 1895 में साइन हुई थी, इसमें क्या होता है, क्या क्या डिमांड्स होती हैं जापान की, क्योंकि जापान जीत गया था, जापान जीत रहा था, तो जितनी भी डिमांड्स थी जापान की मानी गई इस ट्रीटी में। तो सबसे पहला जो डिमांड था वो चाइना ने एक्सेप्ट किया, वो है इंडिपेंडेंस ऑफ कोरिया। कोरिया को एक इंडिपेंडेंस कंट्री बन गया। साथ ही साथ जो फार्मोसा, लियाओतुंग, मंचूरिया और जो पोर्ट आर्थर है, इसका सरेंडर करता है चाइना। और 300 मिलियन टाइल्स का वॉर इंडेमिटी यानी कि जो युद्ध का हर्जाना होता है वो भरता है चाइना। और चाइना इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग 4 सिटीज़ भी खोलता है, जिसका नाम होता है शेंसी, चुकिंग, सौचौ और होंगचौ। तो ये 4 सिटीज़ ओपन कर दी जाती हैं जापान के लिए। किस लिए? कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए। और फिर एक और ट्रीटी साइन होती है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल राइट्स के लिए, बाद में जाके ये ट्रीटी साइन होती है चाइना और जापान के बीच। अब हम देखेंगे इसके अंदर अब क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, इसके क्या परिणाम होते हैं। तो सबसे पहले तो जापान एक तो बहुत छोटा सा हम देखेंगे कि कंट्री है, लेकिन वो चाइना जैसे कंट्री से जीत जा रहा है, तो बहुत ही सामान्य सी बात है कि यूरोपियन कंट्रीज़ जो कि पावरफुल कंट्रीज़ है, वो उसको एक उभरते हुए पावर के तौर पे देखने लगेंगे। इससे जो होता है, इस वॉर में जापान के जीतने के साथ जो जापान का पावर होता है और ग्लोरी होती है वो बढ़ जाती है। साथ ही साथ वो एक ग्रेट पावर बन जाता है फार ईस्ट में एक ग्रेट पावर के तौर पे। अभी तक कोई भी ऐसी ग्रेट पावर फार ईस्ट में नहीं देखने को मिली थी, जो कि जापान बन जाता है। साथ ही साथ जो भी जो उसने ट्रीटी ऑफ शिमोनोसेकी साइन की थी, उससे उसको बहुत प्रॉफिट होता है, इकनॉमी बूस्ट हो जाती है। साथ ही साथ जो उसको वॉर इंडेमिनिटी मिलती है 300 मिलियन टाइल्स की, उससे भी इकनॉमी बहुत बूस्ट होती है जापान की। और इसी के साथ जापान में इम्पीरियलिज्म का राइज होता है, यानी कि साम्राज्यवाद का उदय होता है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे साइनो जापानीज़ वॉर एंड होता है और जापान में एक इम्पीरियलिज्म का राइज होता है, जो कि हम आगे जाके देखेंगे। तो रशिया और जापान वॉर का भी कारण बनता है। थैंक यू।